Hello everyone. Today I am again here. Today I am making a short video on section 68 till section 72 of Indian Contract Act. It deals with quasi contract. First of all, I tell you what do we mean by quasi contract. Quasi contract means ये एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, ये लगभग कॉन्ट्रैक्ट जैसे, ठीक है। ये इसका मतलब होता है कॉजी मीन्स लगभग कॉन्ट्रैक्ट जैसे, बट एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। इनमें कोई ऑफ़र, कोई एक्सेप्टेंस, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था सेक्शन 2 में, और कल लास्ट लेटेस्ट वीडियो में सेक्शन 10 में आई टोल्ड यू दैट व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 मैंने आपको बताया था फ्री कंसेंट होनी चाहिए है, कम्पीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए हैं, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, नॉट बाय हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड नहीं होना चाहिए है। तो लेकिन कॉजी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस। ये बेसिकली किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है? इक्विटी और जस्टिस के। एंड अनजस्ट इनरिचमेंट किसी को भी अलाउड नहीं होता है। अनजस्ट इनरिचमेंट का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं खर्चा कर रही हूँ और आप मज़े ले रहे हो। तो ये है कि अनजस्ट इनरिचमेंट इज़ नॉट अलाउड टू एनीबॉडी, ठीक है। तो सेक्शन 68 से सेक्शन 72 जो है वो डील करता है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। इनमें इन कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई भी ऐसा कोई फॉर्मल अग्रीमेंट नहीं होता है आपके मेरे बीच में, जैसे कि पहले था। मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H द एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। बट जब हमारे बीच में इन कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनके हमारे बीच में ना तो कोई फॉर्मल अग्रीमेंट हुआ ना ही कुछ हुआ, लेकिन फिर भी ये एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और ये जो ऑब्लिगेशन जो लगाई जाती है वो होता है कोर्ट के द्वारा। कोर्ट हमें इंसिस्ट करता है कि आपको ये करना ही करना है। If I read section 68 talks about claim for the necessities of this claim for necessities supplies to the person incapable of contracting or on his account. So section 68 deals with कि मैं अगर सेक्शन 68 रीड करूँ, सेक्शन 68 कहता है इफ़ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और एनीवन हु इज़ लीगली बाउंड टू सपोर्ट इज सप्लाइड बाय अनदर पर्सन विद नेसेसिटीज़ तो suited to his condition in life, the person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person. पहली बात इसमें ध्यान रखने वाली जो है वो है कि हमने उसको नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करी हैं। किसको? एक इनकेपेबल पर्सन को। इनकेपेबल पर्सन इंक्लूड्स माइनर, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ये सब लोग जो होते हैं, एंड दे आर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 एंड इवन अगर आप देखेंगे सेक्शन 10 कहता है कम्पीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में अनसाउंड माइंड का पर्सन और एक माइनर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो अब क्या है इसमें, क्या है, हम उनको नेसेसिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इनकेपेबल पर्सनस को नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करता है, कौन सी नेसेसिटीज़? जो नेसेसिटीज़ उसके लिए सूटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ। तो ऐसे में क्या होगा, अगर मैंने किसी इनकेपेबल पर्सन को या फिर माइनर को कोई नेसेसिटीज़ प्रोवाइड की हैं तो मैं कहाँ से रीइम्बर्स कर सकती हूँ? मैंने अगर किसी को नेसेसिटी प्रोवाइड की है तो मैं आई कैन रीइम्बर्स दैट मनी, जो मैंने उसको नेसेसिटी प्रोवाइड करने में जो पैसा मेरा लगा है, कहाँ से रीइम्बर्स कर सकती हूँ? फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकेपेबल पर्सन। तो मैं उस इनकेपेबल पर्सन की प्रॉपर्टी में से उसको रीइम्बर्स वो पैसा अपना जो है मैं वहाँ से ले सकती हूँ। और बस ये ध्यान रखना है कि हमने नेसेसिटीज़ क्या होता है, विच इज़ मतलब जो उसके लिए नेसेसिटी सूटेबल फॉर हिज कंडीशंस इन लाइफ, जो कि उसकी अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए या फिर जो उसके लिए ज़रूरी है इस पर्टिकुलर समय पे, वो नेसेसिटीज़ की हम बात कर रहे हैं। Then if we talk about section 69, reimbursement of a person paying money due to another in the payment of which he is entrusted. For example, आपका कोई लोन चल रहा है और आप चुका नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या, अगर
मैं बोलती हूँ चलो कोई बात नहीं, आप चुका नहीं पा रहे हो, आपने मुझसे रिक्वेस्ट करी, मैंने आपकी जगह पे वो लोन उतार दिया। जब मैंने आपकी जगह पे, मीन्स आई एम अ पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड, मैं उस लोन को उतारने में इंटरेस्टेड हूँ। तो ऐसे में क्या होता है, अ पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ द मनी विथ अनदर इज बाउंडेड टू पे, बाउंडेड बाय लॉ टू पे, एंड हु देयरफॉर पेज इट इज एंटाइटल्ड टू रीइंबर्स बाय दैट अनदर। तो अगर मैं आपका लोन उतार लेती हूँ बैंक से, तो मैं किस चीज़ की हकदार हो गई? अगर आपने हाउस लोन ले रखा है तो मैं पहले तो मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरे को ये जो पैसा मैंने आपका लोन में पे किया है वो आप मुझे पैसा दे दें। नहीं देते हैं आप, तो जो घर का जो आपका मैंने पे किया है तो उस घर पे मेरा हक हो जाएगा। तो मैं आपसे, अगर मैं, आई एम द पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन रीपेइंग योर लोन ना, अपने आप से नहीं, मैंने, आई वॉज द पर्सन हु वॉज इंटरेस्टेड। तो फिर क्या होगा, अगर मैंने आपका लोन उतार दिया है तो मैं उसको रीइंबर्स, यू आर लाइबल टू गिव दैट मनी बैक टू मी। देन अगर हम सेक्शन 70 की बात करते हैं, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रैटिट्यूअस एक्ट। नॉन ग्रैटिट्यूअस एक्ट मतलब मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं कोई आपको कोई चीज़ फ्री में करके दूं, या मतलब या फिर चैरिटी में दे दूं, या फिर बिना पैसों के अगर मैं कोई काम कर दूं। अगर मैंने कोई काम किया है और मुझको ऐसा मतलब इट इज़ अ नॉन ग्रैटिट्यूअस एक्ट, तो आपको मुझे वो पैसा पे करना पड़ेगा। अगर मैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रेडर हूँ और आपके घर में मेरा कोई सामान छूट जाता है, फॉर एग्जांपल बाय मिस्टेक, मैं डायमंड्स में डील करती हूँ और मेरा डायमंड का एक सूटकेस जो है वो आपके घर में, मैं आपके घर में विजिट करती हूँ और बाई चांस गलती से छूट जाता है, तो आपकी लायबिलिटी बनती है। इट वॉजेंट अ ग्रैटिट्यूअस एक्ट, मैं आपके लिए वो गिफ्ट नहीं लेके आई थी, वो मैं गलती से आपके घर में भूल गई। तो ऐसे में क्या होगा, आपको, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप वो मुझे मेरा सूटकेस वापस कर दे। तो सेक्शन 70 स्पीक्स अबाउट ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन enjoying benefit of non-gratuitous act. So what it says is, where a person lawfully does anything for another person or delivers anything to him not intending to be gratuitously, and such other person enjoys the benefit thereof, the latter is bounded to make compensation to the former in respect of or to restore the thing so done or delivered. अगर वो एक नॉन ग्रैटिट्यूअस एक्ट था और वो गलती से रह गया था आपके घर में, कोई सामान रह जाता है, हाँ मैं आपके घर में अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ लेकर आई हूँ, मैं आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आई हूँ, वो आप रख सकते हैं। बट अगर कोई चीज़ मैं गलती से भूल जाती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने कार की कीज़ आपके घर में भूल जाती हूँ और फिर मैं चली जाती हूँ और अब बाद में आप उस कार को बेच देते हैं, तो मैं थोड़े समय बाद आपके पास आती हूँ और आपको कहती हूँ भैया मेरी कार की चाबी दे दो, तो आप मुझे वापस नहीं करते हैं, तो वो एक क्राइम हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको, मतलब ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि अगर आप चलाते हैं, आप यूज़ कर रहे हैं, दैट्स ओके, लेकिन जब मैं वापस मांगूँ तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप मुझे वो वापस दे दें, और मैं गलती से आपके घर में भूल आई थी। और सेक्शन 71 स्पीक्स अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड। मतलब फॉर एग्जांपल फाइंडर ऑफ गुड है आप, अगर जैसे मेरा कोई सामान रह जाता है, फॉर एग्जांपल मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ और वहाँ पे मेरा फ़ोन रह जाता है, तो यू आर अ फाइंडर ऑफ अ गुड, तो आपकी क्या ड्यूटी बनती है? आपकी ड्यूटी बनती है कि आप मुझे वो वापस कर दें मेरा फ़ोन। तो ये कहता है, अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक देम into the custody is subject to the same responsibility as a bailey। बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप आगे पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है कि बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उन गुड्स को ऐसे रखे जैसे कि वो उसका खुद का है, जितनी केयर वो अपने गुड्स की करता है, और ही इज़ बाउंड टू टेक दैट मच केयर ऑफ माई गुड्स ऑल्सो। और जब मैं मिल जाए, जब उसका ट्रू ओनर मिल जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता ही नहीं है ये फ़ोन किसका है, और बाद में मैं ढूंढती ढूंढती पहुंचती हूँ कि भाई मेरा फ़ोन छूट गया था, तो आप क्या करेंगे कि आप वो फ़ोन मुझे दे देंगे। बट कभी कभी एक दूसरा भी होता है कि अगर कोई थिंग्स ऐसी हैं जो पैरिशेबल नेचर की हैं और मैं आपको नहीं मिल पा रही हूँ और आपको ये भी नहीं पता कि ये गुड्स किसके हैं, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, आप उन गुड्स को जबकि उनकी 1/3 कीमत रह जाए, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, तो आप उसको बेच देंगे, और फिर अगर मैं आपके पास आती हूँ तो वो गुड्स आप वो पैसे मुझे दे देंगे, ठीक है। देन कम्स द लायबिलिटी ऑफ द पर्सन टू whom the money is paid or thing delivered by mistake or under
coercion. A person to whom the money has been paid or anything delivered by mistake or under coercion must repay or return it. For example, एक A नाम के दो व्यक्ति हैं एक जगह पे, मिस्टर ए एंड एक और दूसरे भी हैं मिस्टर ए. जब दोनों मिस्टर ए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी क्लास में दो लड़कियां हैं प्रीति, ठीक है, और मैंने सोचा कि कोई एक चीज़ आई, कोई एक गिफ्ट आया और मेरे पास आया और बोला कि ये प्रीति को दे दीजिए. तो मैंने बाय मिस्टेक प्रीति के को दे दिया, और जबकि वो गिफ्ट था प्रीति ए के लिए. तो मैंने जब प्रीति के को दे दिया, ना ही प्रीति के का बर्थडे है ना ही कुछ है, तो प्रीति के की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि या तो वो मुझे वापस कर दे उस गिफ्ट को, या फिर जिसके लिए वो आया है उसको वापस दे दे. ठीक है. सो इन अ वे ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, मतलब ये एक ड्यूटी इम्पोज कर देता है. कौन करता है ड्यूटी इम्पोज? कोर्ट करता है. यहाँ पे दोनों पार्टीज़ के बीच में आपस में कोई अग्रीमेंट नहीं होता है. यहाँ पे एक ड्यूटी इम्पोज की जाती है कोर्ट के द्वारा, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द रूल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट. मीन्स कि आप मतलब करे कोई और खाए कोई वाला हिसाब किताब नहीं होगा. जिसके लिए है उसी को वापस दिया जाएगा. ठीक है. सो दिस मच फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.